वाह, क्या आईपीओ है। आज सेकेंडरी मार्केट में तो एक्शन देखने को मिल ही रहा है, लेकिन प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल एक लिस्टिंग हुई है, उसको लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक आईपीओ खुला हुआ है, एक आईपीओ आज खुला है और एसएमई साइड में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो क्या क्या एक्शन हुआ है, इसकी पूरी जानकारी लेकर मेरे सहयोगी शौर्य बिश्नोई मेरे साथ मौजूद हैं। शौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनफैक्ट हमारे साथ नोवा एग्रीटेक जिसका आईपीओ खुला है, उसके जो प्रबंधन है, उनके जो मैनेजमेंट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे शौर्य से, फिर उनके पास चलेंगे और समझेंगे कि इस कंपनी को लेके अब किस तरह का रुझान बन रहा है, इसमें निवेश करना कितना बेहतर होगा, क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं, क्या बिजनेस प्लान्स हैं, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझेंगे। तो शौर्य, सबसे पहले तो जो लिस्टिंग हुई है आज, उसके बारे में बताइए, किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। जी, आज जो कंपनी लिस्ट हुई है, कंपनी का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। ये हेल्थ इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का काम करती है कंपनी, और कंपनी को सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग मिली है 10% के प्रीमियम पर। एनएसई पर कंपनी लिस्ट हुई है 460 रुपीज़ पर शेयर पर, और कंपनी का इशू प्राइस था 418 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन के टाइम टोटल कंपनी 16 टाइम ज़्यादा सब्सक्राइब हुई थी और इसने 1100 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। ओके, तो 10% के आसपास का जो प्रीमियम हमने देखा है कि लिस्टिंग पे देखने को मिला है। अरुण जी, कैसे आपने रीड किया है इस लिस्टिंग को, बावजूद इसके कि बाजार में हमने गिरावट देखी है, उसी समय गिरावट हुई जब ये 10 बजे के आसपास लिस्टिंग का समय होता है, लेकिन फिर भी 10% का प्रीमियम हमने लिस्टिंग पे देखा है। अगर बाजार की दिशा अच्छी होती तो क्या और भी बेहतर हो सकती थी? और जिसके पास है, जिन्होंने होल्ड किया है आईपीओ में, इनको सब्सक्रिप्शन मिला है, उनके लिए भी राय दीजिएगा, और जिनको नहीं मिला था, जो लेना चाहते थे, क्या वो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, इसको लेकर भी राय दीजिए। देखिए संदीप जी, वैसे स्टॉक को लिस्टिंग केस के लिए अप्लाई करने की सलाह नहीं दी थी, कि लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अप्लाई करने की सलाह दी थी। जिनको आईपीओ आया है वो डेफिनेटली होल्ड करें और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, मार्केट अगर ऊपर नीचे करेगा तो स्टॉक प्राइसेस भी डेफिनेटली क्रैकडाउन करेंगे। तो नई खरीदारी की राय किसी भी तरह से अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर है। पर अगर किसी को ऑलरेडी स्टॉक आ चुके हैं डीमैट अकाउंट में आईपीओ में, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अभी भी कोई दिक्कत वाली। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का जो स्टॉक है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। आज 10% के आसपास के प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आई भी थी। तो अब बढ़ते हैं उस स्टॉक की तरफ, उस आईपीओ की तरफ जो कि आज खुला है। पहले शौर्य से समझते हैं कि इसके क्या डिटेल्स हैं, फिर मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इसके जो कंपनी के एमडी हैं किरण कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद है, और कंपनी के सीएफओ के श्रीनिवास जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन शौर्य, पहले जरा एक डिटेल्स दे दीजिए कि कंपनी क्या करती है, कितना पैसा ये रेस करना चाहते हैं, उसकी क्या डिटेल्स। जी बिल्कुल, चलिए अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल से स्टार्ट करें। कंपनी का नाम है नोवा एग्रीटेक। आईपीओ आज 23 जनवरी को खुला है और 25 जनवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड काफ़ी कम रखा है, 39 से लेके 41 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। कंपनी 143.81 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें से 1112 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इशू है, बाकी है ऑफर फॉर सेल। कंपनी को ग्रे मार्केट में 20 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, और आज पहले ही दिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कंपनी 5.5 गुना बढ़ चुकी है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 8.33 टाइम्स भरा है और एनआईआई का सब्सक्रिप्शन 6.23 टाइम्स भर चुका है। कंपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम करती है। बेसिकली फार्मिंग क्वालिटी को, हेल्थ सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट, बायो स्टिमुलेंट्स, बायो पेस्टिसाइड्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी की अगर हम बात करें तो इसको हम मैनेजमेंट से जानते हैं कि कंपनी का और क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी आपने बताया कि ये खास तौर पे फार्मिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। तो हमारे साथ कंपनी के एमडी किरण कुमार जी मौजूद हैं, और हमारे साथ सीएफओ के श्रीनिवास जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। किरण कुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप अपने अगर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तार से बता सकें। आप क्रॉप न्यूट्रिशन, सॉइल मैनेजमेंट, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप खास तौर पे बनाते हैं। थोड़ा और डिटेल्स अगर आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकें कि क्या आपका कारोबार फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के तहत ही आता है, या उससे कैसे अलग है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, अपना पूरा बिजनेस मॉडल समझाइए। Yes, sir. Good afternoon. Nova Agritech is an agri input company which is into manufacturing, marketing, distribution of wide product basket of soil health management, crop nutrition, and crop protection products. It also focuses on new technologies to a farmer-driven approach, and also it emphasizes on ecologically sustainable and nutritionally balanced products.
So if I have to mention about the company name, we have 720 registrations as on date, and we are operating in 16 states and 4 countries, and we are also having 11,722 dealers spread across these states which I have mentioned. And we also have a strong outreach program called NKSK, Nova Kisan Seva Kendra, with team comprising of 262 members. And we are also very strong R&D base in-house, as well as efficacy trades करने के लिए we have 67 acres of land. We also tie ups with the different universities for process know-how and technologies. So in addition to that, we also work on new technologies to make more advantage to the farmers. Like we are presently working on Nova Bhu Parikshak, a soil testing device, and also we are working on Nova Agri-boated drones, agriculture in drones. ठीक है, शौर्य आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, आप जो बेसिकली सारे अगर आपके बिजनेस को समराइज कर रहे हो तो बेसिकली फार्मिंग को इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से करने में हेल्प करते हैं किसानों की। जनरली हमने देखा है भारत में किसान एक ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है कि नए तरीके स्टार्ट करें। आप इसके लिए से कह रहे हैं कि अब नोवा किसान केंद्र स्कीम भी ला रहे हैं, तो आपको फार्मर्स को कन्विंस करने में कि नए प्रोडक्ट्स ट्राई करें, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? यस सर, एज यू सेड, फार्मर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है सब, लेकिन उसको कन्विंस करने के लिए हमारे पास वी बिलीव इन सीइंग इज बिलीविंग। अगर वो उसने रिजल्ट अगर देखा है तो देन ही विल बिलीव ऑन दैट। वो फंडा के ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए हमने सेपरेट आउटरीच प्रोग्राम काढ़ा है NKSK। वो वर्क करता है 3 टायर में। NKSK कोऑर्डिनेटर्स रहेगा, किसान मित्रास रहेगा, किसान सेवक्स रहेगा। These NKSK coordinators are all agri graduates, and they know about the products, they know about the problems, they can identify the problem, they can give right solutions to the farmers. They are trained on identifying the farmers and skilled to give the solutions. So जब अभी आज फार्मर को अगर कन्विंस करना है तो उसको दिखाना है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बोल के, नहीं तो जो हमने जो सोल्यूशन दे रहा है वो अच्छा है बोल के उसको समझना है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं फील्ड लेवल में, और उसका प्रमोशनल ये इसके बारे में बताना है तो हम नोवा चौपल बोल के एक काम करते हैं। विलेजेस में फार्मर्स को बिठा के उसका प्रॉब्लम क्या है चेक करते हैं, बात करते हैं, बातों में उसको क्या प्रॉब्लम है वो निकालते हैं। देन नेक्स्ट डे हम फील्ड को जाते हैं। फील्ड को जाने के बाद फील्ड में आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट जो वो बोल रहे हैं, वो क्रॉप न्यूट्रिशन का है या क्रॉप प्रोटेक्शन का है, कौन सा प्रॉब्लम है, वो चेक करने के बाद उसको फार्मर के फील्ड में हमने डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। लेने के बाद रिजल्ट दिखाने के लिए हमने क्षेत्र प्रदर्शन बोल के एक काम करता है, जो फार्मर्स को बुला के उसको दिखाते हैं ये स्प्रेइंग करने के पहले ऐसा है और ये यूज करने के बाद ऐसा है बोल के। सो हमने ये काम अभी से नहीं कर रहे हैं, हम 2011 से काम कर रहे हैं। वो टाइम में हमारा NKSK का टीम का नाम है NRSK, नोवा रैतु सेवा केंद्र। वो टाइम में हमने ज्यादा साउथ में काम कर रहे हैं, इसलिए वो रैतु बोले तो किसान है। तो इसके बाद हमने 2018 में जब हमने न्यू ज्योग्राफीज न्यू स्टेट्स में जब ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो टाइम में हमने NKSK नोवा किसान सेवा केंद्र बोल के उसका नाम चेंज किया है। ठीक है। एक तो सर आप कह रहे हैं कि फार्मर्स के साथ जब आप डील करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां होती हैं। दूसरा, जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हैं वो इंडस्ट्री भी अगर आप देखें तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। आपने मेंशन भी किया कि आप R&D के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। R&D की जहाँ तक बात है तो कोई नया मॉलिक्यूल अगर डेवलप करना हो तो ऑन एन एवरेज करीब 9 साल के आसपास का समय लगता है। तो R&D एज अ परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यूज ये कितना खर्च आप करते हैं और अगले साल कितना खर्च करने वाले हैं? मिस्टर श्रीनिवास, अगर आप इसको आंसर कर पाएँ। We spend on an average 1% से 1.5% तक R&D में खर्चा करते हैं, और all of these we basically operate on off patented molecules with which we develop our own products. हम वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर रिसर्च करते हैं ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे, उसमें हमारा फॉर्मुलेशंस जो है वो हम ऐड करते हैं,
और वो प्रोडक्ट्स मार्केट में पहला हमारा लैब में टेस्ट करते हैं, बाद में फील्ड में टेस्ट करते हैं एफिकेसी ट्रायल्स, और बाद में नोवा चौपल में और नोवा क्षेत्र प्रदर्शन में उसका ट्रायल करते हैं। फिर जाके हम ये प्रोडक्ट सभी फार्मर्स को ऑफर करते हैं। और क्रॉप वाइज हमारा बहुत रिसर्च किया है, क्रॉप वाइज किया है, एरिया वाइज किया है, और एंड वी आर गुड एट इट, एंड वी आर attempting to give a better return to the farmer so that the farmer is happy, the dealer is happy, and the company makes money on that. जी जी सर, चलिए आप जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इंडिया में देखा है कि वेदर की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी ज्योग्राफी वाइज वेरी करती है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स में इस चीज़ को कैसे अकाउंट करते हो कि आपका जब वर्क है वो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है अब? यस सर, हमारा स्ट्रेंथ क्या है कि राइट सॉल्यूशन टू द राइट प्रॉब्लम। जी सी इसके लिए हमें नया टेक्नोलॉजीज भी अडॉप्ट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल हमने जो भू परीक्षक बोल के एक डिवाइस जो कर रहा है, वो बेसिकली क्या करते हैं, सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रोजन परसेंटेज, फास्फोरस परसेंटेज, पोटाश परसेंटेज, और इसके बाद कार्बन कंटेंट, क्ले कंटेंट, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये 90 सेकेंड्स में फार्मर को दे देता है। सो अगर एक बार उसका बारे में पता हुआ, इसका हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। इसलिए हमने यूनिक हो गया कि वी विल गिव राइट सॉल्यूशंस टू द फार्मर। अगर नाइट्रोजन ज्यादा है सॉइल में और वो क्रॉप को नाइट्रोजन नहीं होना है, वो नाइट्रोजन रिकमेंडेशन करने में, नाइट्रोजन हाई प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने में मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसका हिसाब से तो हमने रिकमेंडेशन देता है। इसलिए फार्मर को भी खर्चा कम होता है और उसको भी बेनिफिट होता है। इसलिए हमारा प्रोडक्ट्स अच्छा डिमांड होके फार्मर उसके बारे में पूछता है। जब फार्मर आके पूछेगा, ऑटोमेटिकली यू विल हैव एडवांटेज। अगर नॉर्मल जेनरिक प्रोडक्ट्स अगर किया है तो उसमें आपको मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब काम करके अगर आप प्रोडक्ट के बारे में फार्मर आके पूछ रहे हैं, हम ज्यादा उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा। से फॉर एग्जांपल उसका प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करके करना है, वो एक चीज है। कभी कभी कैसा होता है, फार्मर को वन स्टॉप सॉल्यूशन सभी का तरीके आना। अगर फार्मर नाइट्रोजन होना है, फास्फोरस होना है, पोटाश होना है, कैल्शियम होना है, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा होना है, अगर इसके लिए हर एक प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमने उसको एक प्रोडक्ट दे देते हैं तो इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सो कभी कभी जब फार्मर टेस्ट नहीं कर सकता है, उसको पता नहीं होगा, उसके लिए जो हमने एक कंप्लीट चीज का प्रोडक्ट भी दे देते हैं। ठीक है सो सर, या सॉरी सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप क्विकली आंसर कर सकें। 112 करोड़ रुपए आप फ्रेश इशू है जो कि इस आईपीओ के जरिए रेस कर रहे हैं, 50% के आसपास आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और ये जो फ्रेश रकम आपके पास आ रही है उससे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, यानी कि अपनी क्षमता विस्तार करने वाले और कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी सर 50% के आसपास है, तो फिर ये जो कैपिटल आप खर्च कर रहे हैं, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसको लेकर आपने क्यों फैसला लिया? क्या कुछ और नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ऐड कर रहे हैं? किस तरफ होगा ये? सर इसमें क्या है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हमने लिक्विड पाउडर और ग्रैन्यूल्स का लेना है। हमने जो एक्सपेंशन नोवा एग्रीटेक में कर रहा है, वो पाउडर्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% किया है यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर का। और बाकी जो नया हमने बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स के लिए नया जो फॉर्मुलेशन लगाना है उसके लिए कर रहा है। और एग्री साइंस में हमको WDG फैसिलिटी नहीं है, ग्रैनुलर फैसिलिटी नहीं है, और उसमें भी पाउडर्स का मोर देन 80% यूटिलाइजेशन है। 8 पाउडर्स के लिए जा रहे हैं 100% सब्सिडी एग्री साइंस में, और ग्रैनुलर फैसिलिटी जो नहीं है उसके लिए जा रहे हैं। और हमको अगर देखा है तो टेक्निकल इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन एमामेक्टिन टेक्निकल का मिला है। ये एक प्रोडक्ट जो फॉर्मुलेशन है ग्रैनुलर का है, उस अगर वो TI रजिस्ट्रेशन यूज करके इंपोर्ट करके अगर अच्छा बिजनेस से फॉर्मुलेट किया है तो उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ग्रैनुलर फैसिलिटी कर रहे हैं। और नया फॉर्मुलेशन अभी आ रहा है, वोडी फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी जो फॉर्मुलेशन आ रहा है, वो वोडी फैसिलिटी को पूरा हम खुद करना चाहते हैं। उसके लिए भी हमने नया जो फॉर्मुलेशन प्लांट एग्री साइंस का कर रहा है, उसको करने के लिए हमने ये किया है।
चलिए मिस्टर किरण कुमार और मिस्टर के श्रीनिवास, बहुत बहुत धन्यवाद आज मनी9 के साथ जुड़ने के लिए, बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और किस तरह से आप अपना जो ये पैसा आप रेस कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, कैसे इसे यूटिलाइज करने वाले हैं, उसको लेकर डिटेल शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईपीओ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो आप मैनेजमेंट को सुन रहे थे नोवा एग्रीटेक, जिसमें आप देख रहे हैं कि 12:15 बजे तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला भी है, 3 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भर चुका है। लेकिन इसमें करना क्या है जी, अगर लेटेस्ट आंकड़े बताएं तो अब 5.5 गुना बढ़ चुका है। 5.5 गुना। देखिए लगातार इस आईपीओ में अगर आप देखिए टिकट साइज वाला, देखिए छोटे टिकट साइज वाला आईपीओ है, 39 से 41 रुपए का इसका इशू प्राइस है, प्राइस बैंड है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जो छोटे प्राइस बैंड वाले इशूज होते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन लेवल्स काफ़ी हाई देखने को मिलते हैं, खासतौर पर रिटेल साइड से। अरुण जी हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, आपने मैनेजमेंट को भी सुना कि आगे किस तरह से ये अपना बिजनेस इवॉल्व करने वाले हैं, कहाँ पे ये जो फ्रेश इशू रेस कर रहे हैं कैसे यूटिलाइज करेंगे। आपकी क्या राय होगी सर? एक तो टिकट साइज को देख के रिटेल हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होता है, इसमें दौड़ के पैसे लगाते हैं वो। क्या राय होगी सर आपकी? बिजनेस मॉडल क्या इतना स्ट्रांग है कि इसमें पैसे लगाए जा सकें? संदीप जी, ये कंपनी को मैं वैसे तो ट्रैक करता हूँ, डिटेली ट्रैक नहीं किया है, पर डेफिनेटली क्योंकि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है तो थोड़ा बहुत मैं इसको ज़्यादा इसके बारे में सुना है, पर फाइनेंशियल डेफिनेटली ट्रैक नहीं किए हैं। पर जो इन्वेस्टर जोखिम ले सकता है, फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाहता है, वो डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि जी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा प्राइसिंग बता रहा है। अगेन क्लियर डिस्क्लेमर है, डिटेली हमने स्टडी नहीं किया है, पर जो भी ओवरऑल आउटलुक इस कंपनी का, वो आउटलुक मुझे पॉजिटिव नजर आता है। इसलिए अगर कोई रिस्की ट्रेडर है या इन्वेस्टर है जिनको सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है, वो कर सकता है। मुझे लग रहा है अगर अलॉटमेंट आता है तो अच्छे लिस्टिंग गेन्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 20 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, 41 रुपये का अगर हायर बैंड पे अगर ये कट ऑफ प्राइस जाता भी है तो भी करीब 50% के आसपास आपको पैसा मिल जाएगा। ये फिलहाल इस आईपीओ से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ये अरुण जी आपके लिए राय फिलहाल शेयर कर रहे हैं। इस बीच एक और आईपीओ है जो कि खुला हुआ है, ई-पैक ड्यूरेबल का। शौर्य, उसके बारे में बताइए। जी, ई-पैक ड्यूरेबल की अगर बात करें तो ये एसीज का ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। पिछले हफ्ते हमने मैनेजमेंट से भी अच्छा खासा डिस्कशन किया था, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो इसमें भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अभी 12:15 बजे तक ये 2 गुना भर गया था और अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 2.5 गुना कंपनी भर चुकी है। इसका जीएमपी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, मतलब अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो जीएमपी इसको 230 रुपीज़ के प्राइस पे 28 रुपीज़ का जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी 640 करोड़ रुपीज़ रेज कर रही है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है। ओके, ई-पैक ड्यूरेबल, सर क्या राय होगी आपकी? आज दूसरा दिन है, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए, वैसे तो संदीप जी एज ए क्लियरली डिस्क्लेमर बता दूं, अभी हम वैसे तो आईपीओ में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट टॉप के आसपास है। पर अगर दोनों ही कंपनी में चुनना है तो मुझे लग रहा है जो पहले नोवा एग्रीटेक है वो बेटर अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को जो लिस्टिंग गेन्स के लिए बेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोनों ही कंपनी को हमने डिटेली स्टडी नहीं किया है, पर जो भी आउटलुक नजर आता है नोवा एग्रीटेक मुझे लग रहा है वहां पे अच्छे लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं, तो उस पर बेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय फिलहाल ई-पैक ड्यूरेबल पे निकल के सामने आ रही है। तो आईपीओ को लेके आज जितनी भी चर्चा हुई उसको आप सुन पाए हैं कि एक लिस्टिंग हुई है, इसके अलावा एक आईपीओ आज खुला है, एक आईपीओ जो कि जिसका दूसरा दिन है, उसमें आपको क्या करना चाहिए ये राय आपको मिल चुकी है। तो आईपीओ सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है!